चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। भैया ये है तुम्हारा 27 जून का पेपर। चलो, लेट्स स्टार्ट। भाई पहला क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायमेंशन ऑफ टाइम। हमें नॉट बताना है कौन सा डायमेंशन ऑफ टाइम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन की रूट एल सी। सेकेंड ऑप्शन एल बाय आर। थर्ड ऑप्शन सी आर। एंड फोर्थ ऑप्शन दैट इज सी बाय आर। कि भाई कौन सी क्वांटिटी या कौन सा ये ऑप्शन डायमेंशन ऑफ टाइम नहीं है। गुड काव्य, बढ़िया। भाई बाकी लोग। यार एक चीज अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग करंट रिवाइज कराया था और चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर भी पढ़ाया था, जो एडवांस वाला टॉपिक था, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर या डिसचार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, तो उसमें एक टर्म आया था टाइम कांस्टेंट। उस टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला किसी को याद है? टो। टाइम कांस्टेंट कितना आता है चार्जिंग या डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में? आरसी। वेरी गुड, आरसी। तो हमें एक चीज तो पता है कि यार आरसी या सी आर मतलब ये एक टाइम का डायमेंशन है। तो मतलब भैया इस ऑप्शन को तो कट ही कर दो कि ये एक टाइम का डायमेंशन है। सिमिलरली जब हमने ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा था, एल आर सर्किट पढ़ा था, तो एल आर सर्किट में भी एक टाइम कांस्टेंट आया था। इसमें टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था? एल अपॉन आर। एल अपॉन आर। तो मतलब ये भी टाइम का डायमेंशन होगा। तो ये दो ऑप्शन तो 50-50 तो ऐसे ही कर देते आप, अगर थोड़ा बहुत भी ये याद होता। अब ऑप्शन ए और डी में से थोड़ा बहुत डाउट है। तो भाई एक चीज याद रखो, अगर आपको ये भी याद हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें कब मिलती है? ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 1/√LC। तो मतलब अगर देखा जाए तो भैया टी इज समवेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √LC। 2 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट ही है। तो मतलब एलसी भी हमारा एक टाइम का टर्म है। तो यार ये तीनों कैंसल आउट हो गए, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन बचा सी बाय आर। सी बाय आर एक हमारा टर्म है जो डायमेंशन टाइम का नहीं देगा। क्या सबको ये चीज समझ में आ गई है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे इस वाले को भी? यस सर। चलो डन, बढ़िया। भैया आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब रेडियस वेडियस ये सब तो कर लोगे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायमेंशन का ही है। चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन डायमेंशन क्या क्या है। डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी विच इज शोइंग पास्कल सेकेंड। मतलब हमें पास्कल सेकेंड के लिए बताना है कौन सा डायमेंशन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है ML1T1, MLT बेसिकली। सेकेंड ऑप्शन है ML-2 T⁻²। थर्ड ऑप्शन है ML-1 T⁻²। और लास्ट ऑप्शन है MLT⁻²। भाई सबसे पहले तो ये चेक करके बता दो, पास्कल सेकेंड कौन सी क्वांटिटी का यूनिट होता है?
भाई किसी को पता है पास्कल सेकंड कौन सी क्वांटिटी का यूनिट होता है? नहीं, चलो कोई बात नहीं। भाई सबसे पहले अगर आप पास्कल देखो, प्रेशर, और ये हो गया हमारे पास टाइम। प्रेशर को आप लिख सकते हो फोर्स बाय एरिया, और ये हो गया टाइम। फोर्स का डायमेंशन सबको ही रटा होना चाहिए भैया, क्योंकि फोर्स तो सबसे कॉमन क्वांटिटी है, mLT⁻²। इसको टाइम के साथ करना है और डिवाइडेड बाय एरिया। पहली बात, फोर्स के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, और फोर्स का डायमेंशन ही mLT⁻² है, तो ऑप्शन डी को तो ऐसे ही कैंसिल कर दो। अब भैया सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, mL⁻⁻1 एंड T⁻⁻1। हमारा लेकिन कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें। भाई सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन मैंने ढंग से नहीं देखा। फर्स्ट ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, दैट इज mL−1 T−1। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चेक करके देखो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। चलो डन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमारा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, इसको चेक करो। वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ गिवन है, दो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स के लिए। इस तरीके से दो ग्राफ गिवन है, ये प्रेशर P1, ये प्रेशर P2, ये वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का ग्राफ। इसके हिसाब से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कि भैया P1 इज लेस देन P2। सेकेंड ऑप्शन, P1 इज ग्रेटर देन P2। थर्ड ऑप्शन, P1 इज इक्वल्स टू P2। और लास्ट ऑप्शन, नो रिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। नो रिलेशनशिप कैन बी ऑब्टेन्ड, कि भैया इन दोनों के हिसाब से कुछ जज ही नहीं कर सकते कौन सा प्रेशर ज्यादा है कौन सा प्रेशर कम है। बिल्कुल काव्य, बढ़िया। डन, तो आओ चेक करते हैं। यार अगर मैं एक आइडियल गैस इक्वेशन देखूं, पी वी इज इक्वल्स टू nRT। मैंने वॉल्यूम जो लिया है वो वाई एक्सिस पे लिया, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे लिया है। तो भैया ऐसा करो, वी और टी को डिवाइड कर दो, तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या बचेगा? भैया हमारे पास बचेगा nR/P। nR/P मतलब ये है वाई एक्सिस पे, ये है एक्स एक्सिस पे। तो अगर मैं इन दोनों का स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर हमें किस चीज की वैल्यू देगा? भैया स्लोप, भैया मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता ही होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो ये 1/P की वैल्यू देगा। तो मेरे को बताओ किसका स्लोप ज्यादा है? भैया स्लोप हमारे P1 का ज्यादा है कंपेयर टू P2। लेकिन जिसका स्लोप ज्यादा होगा 1/P, ये इनवर्सली है, तो मतलब P2 बड़ा होगा P1 से। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक बार चेक करो, क्या मेरे को रिपीट करना है ये कॉन्सेप्ट, ये क्लियर है? क्लियर। क्लियर है, डन। भाई एरी चेक करके बताओ कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? नो सर। चलो बढ़िया यार। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली बस स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स का क्वेश्चन है। भैया सिंपल सा हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन बता देता हूँ, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ फिर देखते हैं। भैया एक रोप, अनदर रोप, और यहाँ पे एक तीसरी रोप। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज ओ। यहाँ पे एंगल गिवन है हमें थीटा। यहाँ पे हम पुल कर रहे हैं 30 न्यूटन के फोर्स। तो एक बार मेरे को पूरा क्वेश्चन रीड आउट करने दो। अ रोप ऑफ मास 10 kilograms एंड लेंथ 5 meters
is suspended from a ceiling if a force of 30 Newton is applied at the middle of the rope. Then find the angle made by the rope with vertical. हमें ये एंगल थीटा फाइंड करना है. पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं यार, इस तरीके से इमेजिन करना. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये मेरे पास सपोज एक रोप है. इस रोप का मास मेरे को गिवन है कि यार इस रोप का मास है 10 kg और इस पूरे रोप की लेंथ है हमारे पास 5 मीटर्स. मैंने क्या किया, इसके सेंटर से फोर्स लगाया राइट साइड. तो अगर मैं इसके सेंटर से फोर्स लगाऊंगा राइट साइड और ये ऊपर वाला पॉइंट फिक्स्ड है, तो भैया हमारा यही डायग्राम बनेगा ना जो मैंने लेफ्ट में बनाया हुआ है कि भैया ये हमारा पॉइंट ओ मिड पॉइंट हो गया. तो ये ऊपर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर्स और ये सस्पेंडेड लेंथ कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर्स. चेक करके बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? भैया क्वेश्चन रिपीट करना है या समझ में आ रहा है? आ रहा है। डन. हमें ये एंगल बताना है कि यार ये एंगल कितना बनाया होगा वर्टिकल से. हमारी ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच गई है. सो व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वर्टिकल? भैया ऑप्शंस देख लो. ऑप्शंस मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत फॉर्म में गिवन है, बाकी चलो चेक करते हैं. भाई दैट इज 2/5. सेकेंड ऑप्शन इज 2.5/5. थर्ड ऑप्शन 3/5 and last option 1/5. चलो भाई ट्राई टू कैलकुलेट देखेंगे. सर हम ओ पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं. हाँ, पॉइंट ओ पे फोर्स लगा रहे हैं. जैसे ये एक पूरी रोप थी सीधी, मैं इसके मिडल से फोर्स लगा रहा हूं. तो आधा पार्ट तो इंक्लाइंड हो गया, लेकिन आधा पार्ट रोप का ऐसे ही सस्पेंड लटक रहा है, वर्टिकली है. मेरे को बताना है ये एंगल कितना है, एंगल थीटा. कितने फोर्स से लगा के हमने इसको पुल किया है? 30 न्यूटन के फोर्स से. स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स है और कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बस स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स है. यार आपको हर जगह फोर्स पता होने चाहिए. इधर फोर्स पता है 30 न्यूटन का. मेरे को बताओ इधर कितना फोर्स लग रहा होगा नीचे. अगर मैं एक बॉक्स अज्यूम कर लूं या बॉक्स नहीं अज्यूम करना चाहते तो चलो ऐसे बता दो भैया नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा. भैया नीचे आधी स्ट्रिंग लटक रही है. टोटल स्ट्रिंग का मास कितना था 10 किलो. तो आधी स्ट्रिंग का मास कितना होगा 5। भैया 5 kg हो जाएगा. तो नीचे 5 kg की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा 50 न्यूटन. कैसे लिखा 50 न्यूटन? 5 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी की वैल्यू. चेक करके बताओ सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर. डन. तो यार अब हमें क्या करना है, एंगल निकालना है. इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, एक टेंशन फोर्स यहां लग रहा होगा सपोज T1, एक पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में टेंशन फोर्स यहां लग रहा होगा T2 और एक यहां पे लग रहा होगा T3. आपको T3 की वैल्यू पता है, T2 की वैल्यू पता है, T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और T1 की वैल्यू कैलकुलेट करने से आपका एंगल निकल के आएगा. तो देखो मैं समझा रहा हूं कैसे स्प्लिट करोगे. अगर ये वाला एंगल थीटा है, भैया T1 को स्प्लिट कर दो दो पार्ट्स में. मैंने T1 को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट से. एक आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आया वर्टिकल कंपोनेंट. ये एंगल थीटा किसके साथ बनेगा, वर्टिकल वाले के साथ या हॉरिजॉन्टल वाले के साथ? वर्टिकल। वर्टिकल ऑल्टरनेट एंगल्स. तो ये हो जाएगा T1 cos थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास T1 sin थीटा. भैया आपको जैसे फाइंड करना हो आप वैसे फाइंड करो. तो मेरे पास दो इक्वेशन क्या बन के आ रही है, T1 sin थीटा इज इक्वल टू T2 और T2 की वैल्यू है 30. नेक्स्ट इक्वेशन T1 cos थीटा, अपोजिट फोर्स को इक्वेट कर रहा हूं बस. T1 cos थीटा T3 के बराबर होना चाहिए और T3 किसके बराबर है 50. भैया दोनों को डिवाइड कर दो ना. दोनों को डिवाइड किया, T1 T1 कट गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो गया tan थीटा. और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 30/50 कट गया. तो एंगल की वैल्यू कितने टर्म्स में आ रही है
tan इनवर्स ऑफ 3/5। तो भैया tan इनवर्स 3/5 मतलब 3/5 देखो बस, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। बस इतना स्प्लिटिंग वेक्टर ही करना था और कुछ ज्यादा नहीं था इसमें। चेक करो इसमें कोई डाउट है? नो सर। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना फिर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। एक मिनट पूरा क्वेश्चन रीड आउट करने दो भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यार देखो, आपको अल्टीमेटली आप क्या रिवाइज कर रहे हो? एक मिनट रुको यार। चलो भाई आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर की साइड की वैल्यू हमें गिवन है ए, और इसके हर एक कॉर्नर पे हमने प्लेस कर दिया है मास एम। और इसके सेंटर पे हमने एक मास प्लेस कर दिया है कैपिटल एम। ये पूरा सेटअप है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ट्राई करो यार, मैं ऑप्शन लिखना नहीं चाह रहा हूं, ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े हैं। या लिखूं ऑप्शंस? चलो लिख देता हूं यार। लिखो भैया। फर्स्ट ऑप्शन 4√2 जी एम एम डिवाइडेड बाय ए माइनस 4 + √2 GM² बाय ए। ऐसे बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। अ, भैया यही सेम ऑप्शन प्लस में, यही सेम ऑप्शन प्लस में जी एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय ए माइनस की जगह प्लस 4√2 GM² बाय ए। थर्ड, ऐसे गंदे गंदे ऑप्शन कौन देता है भाई? 4√2 GM M/A माइनस 4 प्लस, एक मिनट, ये है प्लस 4 + √2 GM² बाय ए। और लास्ट ऑप्शन भैया -4√2 GM M/A माइनस 4 - √2 GM² बाय ए। चलो भैया ट्राई टू सॉल्व इट। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया, आई अग्री, बट ट्राई टू सॉल्व इट। भाई बढ़िया बढ़िया। गुड एरी। भैया एक बार बताऊं आपको, इसको देखा जाए तो इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। मतलब इसमें भी अगर देखा जाए तो 50-50 आराम से कर सकते हो। कैसे? यार हमेशा हम अट्रैक्टिव फोर्सेस को किससे इंडिकेट करते हैं? पॉजिटिव से या नेगेटिव से? और रिपल्सिव फोर्स को हम किससे इंडिकेट करते हैं? पॉजिटिव से या नेगेटिव से? ये बताओ। आज ही किया था यार ये, बढ़िया। भाई अट्रैक्टिव फोर्स को याद रखना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट कर लो। भैया दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन कब होगा? जब ये दोनों अपोजिट नेचर के होंगे। तो भैया अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं। दो चार्जेस के बीच में रिपल्सिव कब होगा? या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये चीज कभी कभी ग्राफ में भी पूछी जाती है, तो ये याद रखना।
भैया अट्रैक्टिव फोर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव एंड रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव। तो मास कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल कर सकते हैं? भाई दो मासेस अगर है तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपेल तो कर ही नहीं सकते। तो भैया ऑप्शन बी और सी को तो आप कट ही कर सकते थे कि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ये तो रिपल्सिव है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ये रिपल्सिव की बात हो रही है। लेकिन रिपल्सिव तो होगा ही नहीं, ये तो क्या कहते हैं अट्रैक्टिव होगा, तो नेगेटिव लगना चाहिए। यहाँ पे एक तो नेगेटिव है लेकिन दूसरा पॉजिटिव है, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई। भैया अब ए और डी में से सोचना है क्योंकि इन दोनों के लिए नेगेटिव है, तो अब ये सोचना पड़ेगा कि भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सर डी को भी तो रिजेक्ट कर सकते हैं। डी को भी इस तरीके से रिजेक्ट कर सकती हो कि 4 - √2 आ रहा है, इस तरीके से कह रहे हो? यस सर। बिल्कुल। तो भैया इसमें सारे टर्म्स ऐड ही होंगे, पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है, सब्ट्रैक्शन कुछ होना नहीं है। तो भैया इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो सॉल्व मतलब काव्य मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि बी और सी तो पक्का ही गलत है। अब अगर ए और डी में कंफ्यूजन हो तो सॉल्व कर सकते हो, अगर आप उसमें भी एलिमिनेशन करना आता है आपको तो भैया बहुत बढ़िया, इसमें टाइम लगाएगा लगेगा ही नहीं, डायरेक्टली ए ऑप्शन। लेकिन काव्य में एक चीज सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर हल्का सा भी डाउटफुल केस हो, भैया तुक्का मत मारना, या तो छोड़ के आ जाओ, तुक्का मत मारना। बिकॉज तुम्हारे एक तुक्के में वो डाइसी गेम हो जाता है भैया, या तो सीधे मतलब सीधे -5 में कहानी चली जाती है फिर, तो बस वो मत करना। जैसे अगर आपको लग रहा है कि यार मैं डाउटफुल हूं, सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है, क्वेश्चन को छोड़ दो, मत करो सॉल्व। भले ही आपको श्योरिटी है कि भैया ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन अगर टाइम लग रहा है छोड़ दो इस क्वेश्चन को। और अगर ऑलमोस्ट ये कह लो कि 95% श्योर से कि हाँ भैया यही आंसर है, मतलब बहुत श्योरिटी के साथ क्वेश्चन को मार्क करके चलना। जहां पे भी थोड़ा 60 40 70 30 का रेशियो चल रहा है, भैया मत मार्क करो, मत मार्क करो। ओके सर। बिल्कुल। क्योंकि यार आप सोच रहे हो ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत हो जाता है तो भैया फिर वो नेगेटिव मार्किंग में बहुत स्कोर डाउन कर देता है। नेगेटिव मार्किंग से बचना है बस, टेक्निक यही है एग्जाम पेपर की भैया, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचोगे और टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। क्योंकि हर कोई ईगो पे लेना जानता है क्वेश्चन को, एक तो नॉन मेडिकल वालों के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। भाई मैं भी नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का था, मुझे भी यही चीज पता है। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ईगो पे लेने वाली बात। अरे यार ये क्वेश्चन तो किया था, ये तो आता है, इसको तो करके ही रहेंगे हम, फिर भैया बंटा धार हो जाता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेन वेक्टर्स का ही है। इफ रेन फॉल्स वर्टिकली ऑन अ गर्ल व्हेन इफ रेन फॉल वर्टिकली ऑन अ गर्ल व्हेन गर्ल स्टार्ट्स रनिंग, एक मिनट पूरा क्वेश्चन मेरे को पहले पढ़ने दो। व्हेन द गर्ल स्टार्ट्स रनिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 √2 while standing, she holds her umbrella at an angle of 45 degree with the vertical। क्वेश्चन ही उल्टा पुल्टा था है। भैया 1 मिनट दो प्लीज, पहले क्वेश्चन पूरा सही से रीड आउट करने दो। If rain falls vertically on a girl when girl starts running at a velocity of 15 √2 while standing, she holds her umbrella at an angle of 45 degree with the vertical, find the velocity of the rain। ठीक है भैया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट इन्होंने बहुत आड़ी टेढ़ी दे रखी है, मैं आपको क्वेश्चन वैसे एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया रेन गिर रही है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब जो हमारी ये गर्ल है, जब वो चल रही है कितनी स्पीड से, ये गर्ल ले लो, जब ये गर्ल 15 √2 की स्पीड से चल रही है तो इसको रेन बिल्कुल सीधी गिरती हुई नजर आ रही है। क्या आपको ये समझ में आ गया? यस सर। तो मेरे को यस। बताओ, ये वेलोसिटी हमारे पास टोटल 3 टर्म्स होते हैं, ये तो पता ही होगा। टोटल 3 टर्म्स क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मेन, और एक होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मेन। तो मेरे को बताओ जो ये सर वर्टिकल एरो मैंने ड्रॉ किया है, ये इन तीनों में से कौन सा टर्म है, वी आर, वी एम या वी आर एम? सर आंसर 15 है। आंसर 15 नहीं, 15 तो ऑप्शन में ही गिवन नहीं है। अरे पहले काव्य तुम क्वेश्चन तो सुन लो, पहले मेरे को ये इतना एक्सप्लेन कर दो कि जो ये मैंने वर्टिकल एरो ड्रॉ किया है, ये वी आर है, वी एम तो है ही नहीं, ये तो कंफर्म है। क्या ये वी आर एम है या वी आर है? VRM। VRM। वेरी गुड, क्योंकि जब गर्ल चल रही थी उसको तब ये बारिश सीधे गिरती हुई नजर आई है। तो एक तो ये पहली सिचुएशन गिवन है।
फिर क्वेश्चन ने दूसरी सिचुएशन में क्या कहा है कि जब गर्ल स्टेशनरी खड़ी है भैया, बिल्कुल रेस्ट पे, वो नहीं चल रही है, तो इसको अम्ब्रेला भैया 45 डिग्री के एंगल पे पकड़ना पड़ रहा है बारिश से बचने के लिए। 45 डिग्री के एंगल पे पकड़ना पड़ रहा है, 45 डिग्री विद वर्टिकल। वर्टिकल नहीं भी बोलता तो भी हमें पता है 45 डिग्री जहां मर्जी से ले लो, बात तो घूम फिर के यही है। तो बस यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन। वेलोसिटी ऑफ द रेन। ऑप्शंस दे रहा हूं, चेक करो। मतलब क्वेश्चन सिंपल ही है, थोड़ा सा इन्होंने बस लैंग्वेज बोलने में ट्रिकी कर दिया और कुछ नहीं। सेकंड ऑप्शन 80 मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन 60 मीटर पर सेकंड, एंड लास्ट ऑप्शन 30 मीटर पर सेकंड। चलो भाई, क्या हुआ? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं था। चलो भाई, इधर देखो। सिंपल क्वेश्चन है। मेरे को बताओ, एक्चुअल में बारिश कौन से एंगल पे गिर रही है? कितने एंगल पे गिर रही है? सर 30 आंसर। नहीं, बाकी चेक करता हूँ, क्या पता गलत हो सकता है। बाकी जो आंसर गिवन है आंसर की में, दैट इज ऑप्शन बी, तो मतलब 80 मीटर पर सेकेंड। पहले आप मेरे को ये बताओ, एक्चुअल में बारिश गिर कितने एंगल पे रही है? तो यार, जब हम स्टेशनरी खड़े होते हैं, जितने एंगल पे हमें बारिश गिरती हुई नजर आ रही है, मतलब एक्चुअल में बारिश उतने एंगल पे गिर रही है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। जब हम स्टेशनरी खड़े हैं, तो हमें जितने एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ रहा है, मतलब एक्चुअल में उतने ही एंगल पे बारिश गिर रही है। तो इस गर्ल, जब ये स्टेशनरी थी, तो इस गर्ल ने कितने एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड किया हुआ है? 45 डिग्री पे। तो मतलब बारिश कितने एंगल पे गिर रही है एक्चुअल में? भैया 45 डिग्री के एंगल पे। तो भैया ये ड्रॉ कर दी मैंने रेन। कितने एंगल पे गिर रही है ये रेन वर्टिकल से? भैया ये गिर रही है 45 डिग्री पे। पहले चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट है? हमारा ट्राइंगल पूरा हो गया है कि भैया अगर अब ये जो गर्ल है वो चले भैया 15√2 से, तो उसको ये बारिश सीधा गिरती हुई नजर आएगी। तो आपके पास एक पूरा ट्राइंगल बन गया वेक्टर्स का। ये VRM हमें पता है, मतलब वैल्यू नहीं पता, हमें पता ये VRM है। हमें ये एंगल पता है और ट्राइंगल की कोई भी एक साइड पता है। भैया आप क्या VR निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे जिसमें अपोजिट और हाइपोटेन्यूस आता हो? साइन। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड VM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज VR। हमें निकालना है VR, तो दैट इज VM बाय साइन 45। मेरे को तो लग रहा है भैया वो आंसर गलत ही है। तुम्हारा आंसर सही है भैया। VM की वैल्यू 15√2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो भैया तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। चेक करो, कोई डाउट है इसमें? नो सर। डन। तो भैया ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, मतलब जो मेमोरी बेस्ड है उसमें वो गलत दे रखा है। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? यस सर। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर 10 सेकंड्स में
भैया ये क्वेश्चन है हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्शन का। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यार हमने बॉल फेंकी है किसी एक वेलोसिटी से। ये वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल अल्फा। भैया 10 सेकेंड के बाद, आफ्टर 10 सेकेंड्स, मैं अज्यूम कर लेता हूं आफ्टर 10 सेकेंड्स बॉल कहीं ना कहीं पहुंच गई। कहां पहुंच गई? जहां आपका मन करे वहां बना दो। सपोज बॉल यहां पहुंच गई। क्वेश्चन कह रहा है 10 सेकेंड के बाद ये बॉल हॉरिजॉन्टल से, मतलब इस वाली लाइन से, ये बॉल एंगल बना रही है, एंगल बीटा। तो हमें फाइंड करके बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। बस ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस दे रहा हूं, चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 1 - 200 डिवाइडेड बाय 10 sin अल्फा। पता नहीं क्या ये ऑप्शंस हैं। सेकंड, 1 - 300 डिवाइडेड बाय 20 sin अल्फा। थर्ड ऑप्शन, 1 + 100 डिवाइडेड बाय 30 sin अल्फा। एंड लास्ट ऑप्शन, 1 - 100 डिवाइडेड बाय 20 sin अल्फा। चलो भाई, ट्राई टू कैलकुलेट। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यूजुअली इस टाइप का क्वेश्चन जो प्रोजेक्टाइल मोशन में देखने को मिल जाता है। एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को स्प्लिट कर दूं, भैया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ यू एक्स एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ यू वाई? बताओ। 20 cos अल्फा। वेरी गुड। और यू वाई की वैल्यू 20 sin अल्फा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, सबसे पहले 10 अल्फा निकालो। तो 10 अल्फा हो जाएगा sin अल्फा, सॉरी 10 अल्फा। चलो आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि यार हमने क्या किया। बेसिकली हमें इस तरीके से, नेक्स्ट स्लाइड पे समझा देता हूँ। हमें डायग्राम कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि ये वाली वैल्यू है u, और हमने उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। ये मेरे पास आया यू एक्स, ये आया मेरे पास यू वाई, और ये था वैल्यू u की। भैया इस यू वाई का पैरेलल ड्रॉ कर दो। ये यू वाई का पैरेलल ड्रॉ कर दिया। ये वाला एंगल हमें गिवन है अल्फा। तो मेरे को बताओ अब 10 अल्फा कितना लिखूं? भैया 10 अल्फा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना यू होगा? बाय बाय यू वाई बाई यू एक्स। तो भैया यू वाई की वैल्यू हमें पता है यू कॉस अल्फा, और यू वाई की वैल्यू यू साइन अल्फा। यू कट गया, 10 अल्फा, मतलब ये सही आ रहा है। अभी इसको यहीं तक रखो, अभी आगे देखते हैं। यहीं तक रखो अभी फिलहाल को। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले डायग्राम पे। इस वाले डायग्राम पे, यार इस वाले डायग्राम की अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब नेट वेलोसिटी होगी कोई, नेट फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। आपको पता ही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये एंगल हमें बोला हुआ है बीटा। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है,
ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो ये हो गया वी वाई। मैं वी वाई का फिर से पैरेलल ड्रॉ करूंगा, तो यहां पे आ जाएगा वी वाई। तो मेरे को बताओ अब टैन बीटा कितना लिखूं? टैन बीटा, क्या मैं टैन बीटा लिख सकता हूँ वी वाई बाई यू वाई, सॉरी यू वी वाई बाय यू VX। वी एक्स। मतलब हाँ, मैं भी क्या टक रहा हूँ, वी बाय वी एक्स। वी वाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी भैया? वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यू वाई माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाय भैया वी एक्स की वैल्यू यू एक्स के बराबर ही। अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो भैया, इन दोनों को डिवाइड करो और ट्राई टू कैलकुलेट कि भैया ऑप्शन कैसे कैसे मैच कर रहा है। टाइम की वैल्यू हमें गिवन है, सब कुछ गिवन है, साइड में लिख रहा हूं क्या क्या गिवन है भैया। हमें यू की वैल्यू गिवन थी 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम की वैल्यू हमें गिवन थी 10 सेकेंड्स। तो जरा सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और एक बार चेक करो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसा आपका मन करे आप वैसे डिवाइड कर दो, टेन अल्फा बाय टेन बीटा या टेन बीटा बाय टेन अल्फा। मैं टेन अल्फा बाय टेन बीटा ही करके देख रहा हूं, अगर ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो फिर रेसिप्रोकेट कर दूंगा, फिर तब की तब देखूंगा। तो ये आएगा मेरे पास यू वाई, यू एक्स कट जाएगा, डिवाइडेड बाय यू वाई माइनस जी टी। यू वाई की वैल्यू कितनी है भैया? यू वाई की वैल्यू है 20 sin अल्फा, अभी हमने पीछे लिखा ही था तो आपको पता ही होगा। यहां पे कितना आ जाएगा ये? 20 sin अल्फा माइनस ग्रेविटी की वैल्यू 10, और टाइम की वैल्यू भी कितनी थी? 10 थी। ऐसा करो, इसको रेसिप्रोकेट करने पे ही आंसर मैच करेगा, इसको रेसिप्रोकेट ही कर दो। तो हमारे पास आ गया 20 sin अल्फा माइनस 100 डिवाइडेड बाय 20 sin अल्फा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो ना। तो फाइनल ऑप्शन क्या दिखेगा आपको, फाइनल आंसर जब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 1 - 100 डिवाइडेड बाय 20 sin अल्फा। इसको इससे डिवाइड किया तो 1 - 100 डिवाइडेड बाय 20 sin अल्फा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 1 - 100 डिवाइडेड बाय 20 sin अल्फा? दैट इज ऑप्शन 4, मतलब ऑप्शन डी। एक बार पूरे स्टेप्स चेक करो, कुछ डाउट लग रहा है तो पूछो। फिर क्वेश्चन में ऐसा बोला tan बीटा अपॉन tan अल्फा निकाल। नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा हुआ था। क्वेश्चन में तो बस यही बोला हुआ है। अब यार ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं ये नहीं कह सकता कितना क्वेश्चन एग्जैक्ट है ये, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ओके सर। लेकिन काफी एक चीज याद रखो, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, तो मतलब याद रख लेना कि ज्यादातर कोशिश हमें यही करनी है कि हमें उन दोनों का क्या लेना है, रेशियो लेना है। ये क्लियर है? यस सर। तो अगर मेरे को अल्फा बाय बीटा का रेशियो लेना है, तो यार अब खुद थोड़ा सा लगाना पड़ेगा लॉजिक, कि इधर मैं ना एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकता हूँ tan, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं इतना यूज नहीं कर पाऊंगा। बाकी अगर आप कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके आंसर निकालना चाहते हो भैया कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। tan इसलिए निकाला क्योंकि tan से ही हमारा ये साइन और कॉस ये सब कुछ उस हिसाब से टर्म कैंसिल आउट और वो आएंगे। भैया डन है? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया एक तो काफी लोगों को डाउट होता है कि कौन सा सोर्स टेम्परेचर कौन सा सिंक टेम्परेचर, तो अब अपने आप देख लेना। क्वेश्चन में बोला हुआ है एक कारनॉट इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर। एक टेम्परेचर में T1 T2 कुछ मार्क नहीं कर रहा, एक टेम्परेचर गिवन है 527 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा टेम्परेचर मेरे को गिवन है 200 केल्विन। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कितना वर्क किया है इस कारनॉट इंजन ने? टोटल वर्क किया है 12 किलो जूल्स। तो मेरे को बताना है कितनी हीट एब्जॉर्ब्ड करी थी। हीट एब्जॉर्ब्ड को हम Q1 से लिखते हैं या Q2 से लिखते हैं? 1। वेरी गुड। क्यू हीट एब्जॉर्ब्ड को हम Q1 से लिखते हैं, हीट रिजेक्टेड हम Q2 से डिनोट करते हैं। तो मेरे को बताओ कौन सा टेम्परेचर सोर्स का है, कौन सा सिंक का है? 527। 527 सोर्स। भाई 527 सोर्स का है, क्योंकि इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना केल्विन हो जाएगा भैया? ये 800 केल्विन हो जाएगा, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो टेम्परेचर कम है
भैया ऑटोमेटिकली वो सिंक है, जो टेम्परेचर ज्यादा है वो ऑटोमेटिकली सोर्स है। चलो, क्या फाइंड करना है? Q1 की वैल्यू ट्राई टू कैलकुलेट। लास्ट क्वेश्चन ये। सर किलो जूल्स में ऑप्शंस? हाँ सॉरी, ऑप्शंस लिखना भूल गया, ऑप्शंस किलो जूल्स में ही है। ऑप्शंस लिख देता हूँ, कहाँ गए, सॉरी ये रहे ऑप्शंस। भैया सबसे पहला ऑप्शन गिवन है 16 किलो जूल्स। ऑप्शन बी गिवन है 13 किलो जूल्स। ऑप्शन सी 15 किलो जूल्स। एंड ऑप्शन डी 19 किलो जूल्स। क्या हुआ भाई, किसी का आंसर क्यों नहीं आया? भाई सीधे सीधा क्या करना है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 - T2/T1 इज इक्वल्स टू 1 - Q2/Q1। या फिर दूसरा फॉर्मूला इज W/Q1। तो बीच वाले फॉर्मूले को भूल जाओ, बीच वाले फॉर्मूले सर से हमारा कोई काम नहीं है, तो बस बेसिकली W/Q1। T1 T2 गिवन है, W गिवन है, Q1 निकालना है। हाँ बोलो। सर Q1/Q2 नहीं होता था जो 1 - Q1/Q2? नहीं नहीं, 1 - Q2/Q1। अगर आप 1 - Q1/Q2 कर दोगे, आप फॉर्मूला इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि यार इधर देखो, हमने हीट ली है Q1, कुछ हमने वर्क किया और कुछ हमने Q2 रिजेक्ट किया। तो मेरे को बताओ, हमेशा Q1 और Q2 में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? थोड़ा सा सोच के बताओ। Q1। भाई Q1, एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ या करंट की तरह इमेजिन कर लो, जितना एंटर कर रहा है उतना एग्जिट आउट करना चाहिए। तो Q1 W+Q2 के बराबर है, तो मतलब Q1 बड़ा होना चाहिए Q2 से। तो मुझे बताओ, अगर मैं Q1 न्यूमरेटर में लिख रहा हूं, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी या ग्रेटर देन 1 आएगी? सोचो। अगर Q1 न्यूमरेटर में लिख रहा हूं और न्यूमरेटर बड़ा है, तो वैल्यू लेस देन 1 आएगी या ग्रेटर देन 1 आएगी? माइनस में आएगी। तो एरी वही वाली बात, Q1/Q2 ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तो सपोज इसकी वैल्यू मैंने 1.5 ले ली, तो 1 - 1.5, तो भैया ये -0.5 हो जाएगा। एफिशिएंसी नेगेटिव में नहीं हो सकती। एफिशिएंसी की वैल्यू भले ही बहुत कम होती है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में नहीं होगी एफिशिएंसी की वैल्यू। तो इसलिए इस तरीके से याद रखना कि ऊपर Q1 तो आ ही नहीं सकता, तो मतलब ऊपर क्या आएगा? ऊपर Q2/Q1 आएगा। इसलिए इधर टेम्परेचर T2 भी न्यूमरेटर में इसलिए लिखा हुआ है, ताकि ये वाली वैल्यू हमारी लेस देन 1 हो, और 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो वो वैल्यू भैया हमारी पॉजिटिव आ जाए। सर 16 किलो जूल्स। भाई ओके। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है 16 किलो जूल्स। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो बता दो। एरी, आपका डाउट क्लियर है या कुछ रिपीट करना है? सर क्लियर। ठीक है, डन।
जैसे कभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फॉर्मूले में 1/1 - T2/T1 था या T1/T2, तो याद रखो ये टर्म हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होना, सॉरी, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए। तो चलो भाई, दैट्स इट फॉर टुडे। आपको मैं फिर से